नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में या कह लें इस खास चर्चा में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, शब्द विचार। मतलब ये समझ लीजिए कि ये हमारी भाषा का पूरा ब्लूप्रिंट है। सोचिए, हम रोजाना हजारों शब्द बोलते हैं ना, लेकिन क्या कभी दिमाग में आया है कि ये शब्द आखिर बनते कैसे हैं या इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? सच मानिए, इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो आज के इस सफर में हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, हिंदी शब्द क्या हैं, फिर अर्थ के आधार पर उनका वर्गीकरण, उत्पत्ति यानी ओरिजिन के आधार पर, रचना या स्ट्रक्चर के आधार पर और व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। और हाँ, लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम अपना कॉन्सेप्ट भी चेक करेंगे। भाग 1, हिंदी शब्द क्या हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और भाषा की इस नींव को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बेसिक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि शब्द आखिर है क्या चीज। देखिए, अगर हम व्याकरण के चश्मे से देखें तो शब्द सिर्फ कुछ ध्वनियों या वर्णों का कोई रैंडम ग्रुप नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी एक बहुत ही सख्त, एकदम स्ट्रिक्ट शर्त है, वो ये कि वर्णों का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जिसका कोई ना कोई पक्का अर्थ निकले। सीधी सी बात है, अगर कोई अर्थ नहीं है तो वो साउंड शब्द तो बिल्कुल नहीं कहला सकता। अब इस चीज को देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे अलग अलग वर्ण यानी अक्षर एकदम किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक सार्थक शब्द बनाते हैं। वर्णों का यही वो जादुई और व्यवस्थित मेल है जिससे हमारी पूरी की पूरी भाषा जन्म लेती है और हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अब आते हैं असली चीज पर। यह हमारा मास्टर फ्लो चार्ट है। आप इसे इस पूरे टॉपिक की अल्टीमेट गाइड मान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदी की पूरी डिक्शनरी को, पूरी शब्दावली को 4 मेन बेसिस पर बांटा गया है। पहला अर्थ, दूसरा उत्पत्ति, तीसरा रचना और चौथा प्रयोग। बस यही वो 4 पिलर्स हैं जिन पर हिंदी भाषा की ये पूरी विशाल इमारत टिकी हुई है। भाग 2, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। चलिए अब इस मास्टर मैप की पहली ब्रांच की तरफ चलते हैं, जहां शब्दों को 100% उनके मीनिंग के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। अगर हम सिर्फ अर्थ या मीनिंग की बात करें तो शब्द 2 टाइप के होते हैं। पहले तो हो गए अपने सार्थक शब्द। नाम से पता चल रहा है, इनका अपना एक सॉलिड इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जैसे घोड़ा या स्कूल। और दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। अब ये वो शब्द हैं जिनका अकेले में कोई मतलब नहीं होता, ये बस आवाज़ों की नकल करने या एक रिदम बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, चटाचट या फटाफट। लेकिन अब यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है, वो ये कि ये जो निरर्थक शब्द होते हैं ना, जो अकेले में एकदम बेमतलब होते हैं, वही हमारी डेली बातचीत में सार्थक शब्दों के साथ चिपक कर एक अलग ही स्वैग ले आते हैं। जैसे जब कोई कहता है, अरे थोड़ा पानी वानी पिलाऊं या चाय वाय हो जाए। अब यहाँ वानी या वाय का डिक्शनरी में कोई मतलब नहीं है, पर सेंटेंस में आते ही ये पूरी बातचीत को एक मस्त सा फ्लो दे देते हैं, है ना। भाग 3, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। आइए अब अपने दूसरे पिलर की तरफ शिफ्ट होते हैं। यहाँ हम शब्दों की हिस्ट्री खंगालेंगे, उनकी जड़ों तक जाएंगे कि आखिर ये शब्द हमारी भाषा में ट्रैवल करके आए कहाँ से हैं। सच कहूँ तो शब्दों का ये सफर किसी टाइम मशीन वाली स्टोरी से कम नहीं है। स्टेप 1 में आती है हमारी एकदम प्योर प्राचीन संस्कृत। फिर स्टेप 2 में आते हैं इसके मिडिल स्टेजेस, जैसे पाली और प्राकृत। इसके बाद स्टेप 3 में अपभ्रंश से होते हुए फाइनली स्टेप 4 में शब्द अपना वो मॉडिफाई हुआ आधुनिक रूप ले लेते हैं, जिसे आज हम और आप हिंदी के रूप में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। जो शब्द संस्कृत से निकले और बिना किसी चेंज के डिट्टो वैसे ही हिंदी में आ गए, वो कहलाए तत्सम। लेकिन टाइम के साथ आम बोलचाल की वजह से जिन शब्दों का रूप थोड़ा घिस गया या बदल गया, वो बन गए तद्भव। जैसे संस्कृत का आम बोलते बोलते हिंदी में आम बन गया और कपाट बन गया किवाड़। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही इस बात का सबूत है कि हमारी भाषा कितनी जिंदा और डायनामिक है। अब ऐसा नहीं है कि सारे शब्द बस संस्कृत से ही आए हैं। इसके अलावा भी कई सोर्सेज हैं, जैसे देशज शब्द। ये वो शब्द हैं जो हमारी अपनी लोकल बोलियों से पैदा हुए हैं, एकदम देसी, जैसे लोटा या डिब्बा। फिर आते हैं विदेशज, जो हमने विदेशी भाषाओं से इंपोर्ट किए हैं। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग तो संकर शब्द हैं। ये एकदम हाइब्रिड होते हैं, 2 अलग अलग भाषाओं का मिक्सचर। जैसे टिकट घर, ध्यान दीजिए, टिकट अंग्रेजी है और घर हिंदी। क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। भाग 4, रचना के आधार पर वर्गीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट कैसे काम करता है। अब हम शब्दों की बनावट और उनकी मैकेनिक्स को समझेंगे। पता है, हिंदी के शब्द भी आपस में जुड़े हुए उन गियर्स या मैकेनिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं।
कुछ ब्लॉक्स एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, अकेले काम करते हैं, और कुछ आपस में जुड़कर एकदम नए अर्थ क्रिएट कर देते हैं। इसी बनावट के आधार पर शब्दों को 3 कैटेगरी में रखा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो सबसे पहले बात करते हैं रूढ़ शब्दों की। ये वो एकदम बेसिक फाउंडेशन वाले शब्द हैं जिनके अगर आपने टुकड़े करने की कोशिश की तो उनका कोई मतलब ही नहीं बचेगा, जीरो। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए पीला या घोड़ा। अगर आप घो और डा को अलग अलग कर दें तो इनकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी, इनका अकेले कोई वजूद नहीं है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यौगिक और योग रूढ़ का डिफरेंस बहुत मजेदार है। यौगिक शब्द एकदम लॉजिकल होते हैं, सीधे सीधे 2 सार्थक शब्दों का जोड़, जैसे दूध और वाला मिला तो बन गया दूध वाला, सिंपल। लेकिन ये जो योग रूढ़ शब्द है ना, ये बड़े वीआईपी टाइप के होते हैं। ये जुड़ते तो यौगिक की तरह ही होते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद ये अपना नॉर्मल अर्थ छोड़कर कोई एकदम स्पेशल, कोई वीआईपी मीनिंग अपना लेते हैं। जैसे पंख मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्म लेने वाला, दोनों मिले तो बना पंकज, पर इसका मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाली कोई भी चीज नहीं है। इसका फिक्स मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल। भाग 5, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। लीजिए, अब हम इस भाषाई पेड़ की चौथी और आखिरी मेन ब्रांच पर पहुंच गए हैं, जहां हम शब्दों को उनके ग्रामेटिकल यूज के हिसाब से देखेंगे। एक बार फिर से अपने मास्टर ब्लूप्रिंट को देखते हैं। इसके फाइनल हिस्से में आते हैं विकारी और अविकारी शब्द। असल में यही वो शब्द हैं जो सेंटेंस बनाने के रूल्स सेट करते हैं। विकारी शब्द वो हैं जो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं, मतलब लिंग, वचन या कारक के आने पर अपना रूप बदल लेते हैं। और दूसरी तरफ हैं अविकारी शब्द जो एकदम ढीठ होते हैं, मतलब वो किसी भी हालत में चेंज नहीं होते, हमेशा एक जैसे रहते हैं। भाग 6, अभ्यास प्रश्न और रिव्यू। चलिए दोस्तों, अब अपनी एनर्जी को थोड़ा और बूस्ट करते हैं। हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक रैपिड फायर क्विज के जरिए टेस्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में कितनी अच्छी तरह सेट हुआ है। तैयार है? ये रहा पहला चैलेंज। इनमें से कौन सा एक सार्थक शब्द का उदाहरण है? थोड़ा सोचिए, सार्थक शब्द की उस डेफिनेशन को याद करने की कोशिश कीजिए जिस पर हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही जवाब है सुंदरता। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक एकदम क्लियर और इंडिपेंडेंट अर्थ है, जबकि बाकी के जो ऑप्शंस थे वो बस वर्णों के कुछ रैंडम निरर्थक ग्रुप्स थे। चलिए, अब अगला सवाल। जरा हिस्ट्री वाली उस टाइमलाइन को अपने दिमाग में लाइए। वो शब्द जो संस्कृत से सीधे निकलकर बिना अपना रूप बदले हमारी हिंदी में आ गए, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि सही जवाब है तत्सम, मतलब उसके समान या संस्कृत के समान। ये भाषा के वो पक्के सिपाही हैं बॉस, जिन्होंने सदियों का सफर तय किया लेकिन अपना असली रूप कभी नहीं खोया। अब चलते चलते एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में इतने सारे विदेशी और हाइब्रिड शब्द हर दिन हमारी बातचीत का हिस्सा बन रहे हैं, है ना? तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में शब्द विचार के इस एवोल्यूशन में कोई पूरी तरह से नई कैटेगरी ही उभर कर सामने आ जाए? आज आप जो भी नए और ट्रेंडी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जरा सोचिएगा कि वो इस विशाल ग्रामेटिकल इकोसिस्टम में आखिर कहाँ फिट बैठते हैं। खैर, इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सप्लोर करते रहिए और सीखते रहिए।